बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि पिछली सीरीज थी यूजीसी नेट के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर रहे थे दोस्तों। जून 2025 और जून 2024 ये दो पेपर हम लोग काफी अच्छे से कर लिए थे। इस सीरीज में ये होता है कि 5 सवाल को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। रोज 5 सवाल, इस हिसाब से 20 दिन में 100 सवालों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी एक पेपर यूजीसी नेट का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हिस्ट्री पेपर एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आज का ये है। वैसे दोनों जो सीरीज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो बड़े ही धैर्य से ये पढ़ना होता है। आप बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे या आपको स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये काफी अच्छा होता है एग्जाम के लिए और काफी डेप्थ में हम लोग बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जो भी मैं बोल रहा हूं उस तरीके से अच्छे से बना के मैं दे दूंगा अगर चाहिए तो सबसे पहला सवाल है कि जनवरी 1929 में कौन सा प्रसिद्ध जनरल मार्क ब्लांक और लुसियन फेवरे द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था? ये सवाल है पहला। दोस्तों इसमें हिस्टोग्राफी का सवाल है ये, और ये बहुत लोगों को टफ भी लगता है। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे। इसके आंसर के तौर पे आपको याद रखना जरूरी है, फैक्ट है ये, इसीलिए हम सीधे आंसर पे आ रहे हैं। तो इसका आंसर पहला ही होगा कि एनालिस दे हिस्टोरिए हिस्टोइरे इकोनॉमिके इत सोसाइले। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इस सवाल को क्या क्या है इसमें। देखो, इसमें दिए गए हैं दो लोग, मार्क ब्लांक, एक पहले व्यक्ति ये हैं, दूसरे हैं लुसियन फेवरे। तो मार्क ब्लांक काफी फेमस हैं, इनकी एक फेमस बुक भी है फ्यूडल सोसाइटी। तो इनकी बुक का नाम क्या है, एक मिनट। फ्यूडल सोसाइटी, सोसाइटी ये काफी फेमस बुक है और इनकी बुक है, तो जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों द्वारा मारे गए थे ये मार्क ब्लांक, क्योंकि फ्रांसीसी विरोध का ये हिस्सा थे, इसलिए इनको उन्होंने मार दिया था। तो आगे, और वहीं लुसियन फेवरे की बात करें तो लुसियन फेवरे दोस्तों, इनका मानना था कि जो इतिहासकार हैं उनको एक जासूस की तरह होना चाहिए, सारे इतिहासकार को। और उन्होंने भूगोल को और जो मनोविज्ञान है उसको इतिहास से जोड़ा। जो भूगोल है और मनोविज्ञान है उसको इतिहास से जोड़ा। ये सेक्शन काफी लोगों को टफ लगता है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस होती है, इसलिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपको बोरिंग हो रही है या क्या हो रहा है, हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। ये दोनों दोस्तों फ्रांसीसी इतिहासकार थे, इसलिए ये जो बुक का ये नाम लिखा हुआ है ये फ्रांसीसी भाषा में है। अब 1929 से पहले की बात अगर करें तो 1929 से पहले दोस्तों ये होता था कि भाई जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सिर्फ राजा रानी या युद्धों, उनकी संधियों, उनसे रिलेटेड होता था। ठीक है, दरबार में क्या हो रहा है। तो जब ये दोनों आए तो इन्होंने सोचा कि भाई इतिहास सिर्फ दरबारों तक ही सीमित तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं से तो बनता नहीं है, और राजा किस पे राज कर रहा है, जो जनता है उस पे। तो जो जनता है उसका भी तो कुछ अपना अपनी सोच होगी, अपना रहन सहन होगा, उसका भी तो इतिहास होना चाहिए। तो ये इनका मानना था, इसीलिए उन्होंने एक नई चीज सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो बॉटम से
टॉप की तरफ चला जाए, यानी अभी तक टॉप टू बॉटम आ रहे थे, यानी राजा रानी जो कुलीन परिवार था उनसे हम लोग इतिहास को जानते थे। लेकिन अब ऐसा इतिहास लिखा जाए जो बॉटम टू टॉप हो, यानी गरीब परिवार जो है, समाज जो है और जो जनता थी उनके बारे में भी बात की जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक पत्रिका चलाई, एक जनरल पत्रिका यानी जनरल चलाया, जिसके सवाल में बात हो रही है, पत्रिका चलाई और जिसका नाम रखा उन्होंने एनल्स। ठीक है, ANNALES, एनल्स। ओके, और यहीं से इतिहास लिखने का एक नया तरीका शुरू हुआ जिसे कहते हैं एनल्स स्कूल। एनल्स स्कूल, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये यहीं से आया है। तो हमने क्या देखा कि पहले इतिहास यानी इतिहास जो लिखा जाता था, हिस्ट्री जो लिखी जाती थी, वो मुख्य रूप से दो तरीके हैं इसके लिखने के। एक तो पहला ट्रेडिशनल है, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या करते थे कि भाई जो सारा ध्यान है टॉप पे रहता था, कि सिर्फ महाराजा, युद्ध, उनकी शादियां, राजनीतिक तारीखें, ऐसा लगता है कि सारा इतिहास सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का होता है, तो ये मानते थे ट्रेडिशनल लोग। जबकि जब दूसरी बात आती है, नया आता है, नया तरीका जिसको बोलते हैं एनालिसिस स्कूल, इसकी बात जिसको कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें भाई बॉटम से अप जाना होता है। इसमें आम आदमी के भूगोल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, खाना पीना कैसा है, समाज की मानसिक सोच कैसी है, मेंटलिटी कैसी है, ये सारी चीजें शामिल होती थी एनालिसिस स्कूल में। इतनी बात आ गई। तो एक सवाल और बनता है कि इस जनरल की खास बात क्या थी। तो दोस्तों, खास बात हम लोगों ने भी बात कर ली कि ये आम लोगों के इतिहास की बात करता है। उन्होंने हमें यह कहा कि ये देखना चाहिए कि जो पुराने जमाने में किसान थे वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, खाते क्या थे, जलवायु कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, समाज की सोच कैसी थी, ये सारी चीजें इन्होंने बताया इसमें। अब इसके अलावा एक चीज और थी कि सबको साथ में लाना है, पहली बात हो गई। दूसरी बात थी इसके अंदर, सबको साथ लाने का क्या है कि उन्होंने इतिहास को भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के इन सारी सब्जेक्ट्स को साथ में जोड़कर देखना शुरू किया। तो ये सारी चीजें कैसे आई, एनालिसिस स्कूल से आई। कि भाई जब हिस्ट्री देख रहे हैं तो उस समय का भूगोल भी तो देखोगे, कैसी ऊंचा उच्च था, क्या था, पहाड़ पे रहते, प्लेन पे रहते थे। समाजशास्त्र यानी सामाजिक रूप से कैसे थे। अर्थशास्त्र मतलब उनके पास क्या था, धन था तो कैसा व्यापार था, क्या था। सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे तभी तो एक होलिस्टिक वे में हम देख पाएंगे कि क्या चल रहा था। और तीसरी बात होती है कि लंबा समय, ये छोटे मोटे की बात नहीं करते कि भाई 2-4 साल में बना दिए कि राजा कौन बन गया, अब ये राजा हो गया, अब वो राजा, ऐसा नहीं है। कि छोटी छोटी घटनाओं के बजाय उन्होंने बदलावों पर ध्यान दिया, जैसे 200-300 साल में धीरे धीरे जो बदलाव होते थे उन पे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई। तो अब ये एनाल्स जो जनरल था, इसका मतलब क्या था। तो जो एनाल्स का मतलब है दोस्तों, उसका मतलब है वृत्तांत। वृत्तांत या साल दर साल का रिकॉर्ड कह सकते हैं, इसमें रखा जाता था। ठीक है, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक, इट सोशली, जो हम लोग में सवाल शुरुआत में था, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों ये कि आर्थिक और सामाजिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, इसका मतलब ये है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे जितने सवाल के जितने भी चीजें थी उसको हम लोग देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आता है दोस्तों मिलान का है। इसमें बताना है कि कौन किससे सुमेलित करता है। अब इसमें आपको फैक्ट याद रखने की जरूरत होगी, क्योंकि चेर, कदम्ब, चोल, वेंगी, तो इन सब से, इनके शासकों से कभी भी सवाल बन सकता है। देखो, मयूर शर्मन कौन थे, अगर आपको याद है मयूर शर्मन, तो वंश इनका कौन सा था, कदम्ब था, बिल्कुल। कदम्ब वंश के क्या थे, ये संस्थापक थे।
और इसकी जो कदम की राजधानी थी वो कौन थी? वनवासी। और वनवासी कहाँ पे थी? ये थी कर्नाटक। ये चीज पता हो गई कि भाई कदम्ब राजवंश की राजधानी वनवासी कर्नाटक में रही है, कर्नाटक का वंश रहा है और इसके संस्थापक रहे हैं मयूर शर्मन। दोस्तों ये मयूर शर्मन जो थे ये एक ब्राह्मण थे जो कि शिक्षा के लिए कांची गए हुए थे, लेकिन वहां पल्लवों ने इनका अपमान कर दिया। अपमान से याद आया ना कि एक चीज कहीं और अपमानित हुई थी, कोई अपमानित हुआ था, बताओ, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो अपमान के कारण उन्होंने शस्त्र उठा लिया और कर्नाटक के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेम सेम ऐसा हुआ। ऐसे साउथ में हम बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में बताइए। ठीक है, तो ये बात हो गई। सेन गुट्टवन की बात आती है जब, तो सेन गुट्टवन कौन थे? तो दोस्तों ये लाल चेर के नाम से भी जाने जाते थे। इनको क्या बोला जाता था? लाल चेर। और लाल चेर कहा जाता था तो ये किससे संबंधित है? ये चेर से संबंधित है। और संगम काल के शिलप्पाधिकारम जो ग्रंथ है उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। एक कन्नगी की पूजा होती थी दोस्तों, कन्नगी की पूजा। और कन्नगी की पूजा की शुरुआत जो करवाई थी उन्होंने सेनगुट्टवन ने करवाई। तीसरा है करिकाल। करिकाल का मतलब होता है जले हुए पैर वाला। तो जले हुए पैर वाला तो आएगा नहीं, करिकाल ही आएगा। तो ये संगम कालीन चोलों के सबसे महान राजा थे। इसलिए आपको क्या क्या याद रखना है कि जितने भी वंश हैं उनके कम से कम शासक को एक जगह लिख के याद कर लेना। महान राजा थे संगमकालीन चोल वंश के करिकाल। उन्होंने कावेरी नदी पर प्रसिद्ध एक कल्लनई बांध बनवाया था करिकाल ने। और कावेरी पट्टनम जिसको पुहार बोलते हैं, कावेरी पट्टनम जिसको पुहार बोलते हैं बंदरगाह, इसको भी विकसित करवाया था इन्होंने। वहीं हस्तिवर्मन की बात आती है तो ये कई जगह आते हैं दोस्तों। वेंगी, वेंगी किसको बोला जाता था? पुराने आंध्र प्रदेश को वेंगी बोला जाता था। वेंगी के चालुक्य आपने पढ़ा होगा, तो वही ये वेंगी के शालंकायन वंश के राजा थे। वेंगी के शालंकायन शालंकायन वंश के राजा थे। और इनका उल्लेख भी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, क्योंकि जब समुद्रगुप्त हम लोग पढ़ते हैं तो उनका जो दक्षिणापथ अभियान था, दक्षिणापथ अभियान के दौरान उन्होंने 12 राजाओं को हराया था। उन 12 राजाओं में वेंगी का भी नाम आता है, जिसके राजा शासक थे उस टाइम हस्तिवर्मन। इसलिए हस्तिवर्मन फेमस हो जाते हैं ये समुद्रगुप्त के अभियान के कारण। ठीक, तो ये हो जाएंगे वेंगी। इसका आंसर नहीं दिया है नीचे, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल जो है उस पे। तीसरे सवाल की बात करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन काफी जरूरी सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो बात हो रही है 1739-40 में। अगर 1739-40 की बात हो रही तो आपको याद आ जाना चाहिए कि एक आक्रमणकारी आया था इस टाइम। याद हो तो बताइए। देखो सवाल पढ़ते हैं कि 1739-40 में भारत में लिखे गए फारसी शब्दकोश बहार ए आजम में जागीर या तुयुल, या दिया है यानी दोनों एक ही हैं, जागीर और तुयुल एक ही है, को एक भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। जागीर या तुयुल उमरा और मनसबदारों को मासिक वेतन के बदले प्रदान की जाती थी। रीजन क्या है कि यह इसलिए किया जाता था ताकि वे यानी उमरा और मनसबदार उस भूमि पर खेती करके पैदा की गई उपज पर लिए गए महसूल का उपयोग कर सके। दोस्तों देखने में तो ये सवाल बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़े हैं तो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है। ठीक है, तो अब इसमें जो जो शब्द आए हैं उसकी बात पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लास्ट में एक महसूल आया है,
ये आपको पता होना चाहिए कि कुल जो राजस्व था, जो किसी जमीन से वसूल किया जाता था, उसको बोलते थे महसूल। जैसे मान लो कि ये जमीन है और इसका कुल राजस्व जितना होगा उसको बोलेंगे महसूल। ठीक है। अब दूसरा शब्द आया है बहार ए आजम। तो दोस्तों बहार ए आजम, तो ये तो भाई कुछ लिखा गया है, एक बुक है, संकलित की गई है लग रहा है। तो ये जो बहार ए आजम है, ये टेक चंद बहार ने लिखा है। ठीक है, टेक चंद बहार ने संकलित किया था इसको वैसे तो, क्योंकि ये एक फारसी शब्दकोश है। शब्दकोश है, ये तो लिखा ही हुआ है, फारसी शब्दकोश है। ठीक है। और यह कब का था? ये था दोस्तों 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक और प्रशासनिक भाषा को समझने के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया समझ सकते हो, इस टाइप का जैसा था ये। ठीक है, इसीलिए ये शब्द इसमें दिए गए हैं। बस इसका काम इतना ही था। ठीक। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि पहले हमने बात कर ली कि ये सवाल मुगल प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास से संबंधित है, जिसमें जागीरदारी प्रथा से भी ये रिलेट करता है। जागीरदारी से, उसी से तो बात ही हुई है, मनसबदार कहाँ है? जागीरदार से। अब इसमें जागीर या तुयुल आ गया। तो जागीर क्या थी? जैसे राजा महाराजा होते थे और किसी व्यक्ति को एक भूमि का टुकड़ा दे देते थे और उनको वेतन नहीं मिलता था, इस भूमि के टुकड़े से ही जो उपज होती थी, तो उस पे टैक्स जो मिलता था उससे अपना वेतन ले लेता था वो व्यक्ति जिसके नाम का ये रहेगा, और बाकी जो बचता था उसको राजकोष में जमा करना होता था। ये काम होता था जागीर का। और जागीर और तुयुल, तुयुल भी था, क्योंकि ये जागीर का दूसरा नाम है। अक्सर ये मध्य एशिया और ईरान में अधिक प्रचलित है, जबकि हमारे यहाँ जागीर बोलते हैं, और इसके जो व्यक्ति को दी जाती है जागीर, उसको जागीरदार बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब मुगल सम्राट की बात हो रही तो हाँ, इसमें क्या था? मुगल सम्राट में एक भूखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये अभी बात की कि भूखंड था जागीर, और वही जागीर या तुयुल उमरा और मनसबदारों को मासिक वेतन के बदले प्रदान की जाती थी। देखो, मनसबदार तो समझ आ रहे होंगे कि मनसबदारों को जागीर दी जाती थी, ठीक है, मासिक वेतन के बदले ही दी जाती थी, बात तो ठीक है। लेकिन उमरा क्या था दोस्तों? उमरा जो है अमीर का बहुवचन है। तो अमीर लोग थे उस टाइम, उनको भी दिया जाता था। तो ये उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको उमरा यानी अमीर का बहुवचन कह सकते हैं, अमीर ही बोल दो। तो अमीरों को दिया जाता था, मनसबदारों को दिया जाता था, क्या? जागीर दी जाती थी। तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये बनता है कि हमारा ये ठीक है कि मुगल सम्राट मनसबदारों को जमीन इसलिए देते थे ताकि वे उस जमीन से मिलने वाले जो महसूल, जो राजस्व था, उसको इकट्ठा करें और उसे अपने वेतन के रूप में इस्तेमाल भी करें, और बाकी जो बचता है वो देते भी थे, जमा भी करवाते थे। ठीक है। तो मनसबदार खुद हल तो चलाता नहीं था, तो वह किसानों से टैक्स वसूलता था। हाँ, कई जागीरें ऐसी होती थी जिनमें आपको जमा नहीं करना होता था, आपको केवल और केवल अपने लिए रखना होता था। लेकिन कुछ ऐसी होती थी जो बड़ी जागीरें होती थी, उसमें ये होता था कि आपको कुछ जमा भी करना होता था। ठीक है। तो एक ये हो गया। एक और शब्द आता है दोस्तों, खालिसा या खालिसा भूमि। ये खालिसा भूमि क्या थी? तो जो सम्राट के अपने अंडर रखता था, यानी जो जमीन सम्राट की अपनी होती है, उसके किसी नियंत्रण में नहीं होती, किसी को दी नहीं गई होती है, तो वो केंद्र सरकार यानी बादशाह के हाथ में ही होती है, उसको खालिसा भूमि भी, खालिसा या खालसा भूमि दोनों कह सकते हैं। और एक भूमि और होती थी, मदद ए मास भूमि। ये मदद ए मास क्या था? कि मदद से नाम से ही विदित है कि मदद की जाती थी, यानी दान दी जाती थी। दान की जमीन जो थी मदद माश बोला जाता था। आमतौर पर ये जो वंशानुगत थी और टैक्स फ्री भी हुआ करती थी, और इसी को ही सयूर गल कहा जाता था।
सयूरगल, काफी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ये बहुत आते हैं। मयूर मदद मास को ही सयूरगल भी कहा जाता था। पूरी तरीके से धार्मिक होती थी और धर्मार्थ कार्य के लिए भी के लिए ही प्रयोग होती थी। तो इस तरीके से ये भी हो गया ठीक। तो फिर से एक बार देख लो ये आंसर। यह इसलिए दिया जाता था ताकि वे उमरा और मनसबदार उस भूमि पर खेती करके पैदा की गई उपज पर लिए गए महसूल का उपयोग कर सके। बिल्कुल, क्योंकि उनको वेतन के लिए ही वो भूमि दी जाती थी ताकि उसका उपयोग कर सकें। तो ये भी ठीक निकला, ये भी ठीक निकला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा कि ए और दो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। ये भी काफी अच्छा है, छोटा सवाल जरूर लग रहा है लेकिन इससे बहुत सारे सवाल आए हैं। और इसकी बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन शताब्दियों के वारकरी संप्रदाय या वारकरी आंदोलन भी बोलते हैं कई बार से संबंधित नहीं था। तो एकनाथ, जनाबाई, मुक्ताबाई या रूप भवानी, कौन नहीं था? दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि एकनाथ, अभी इसमें डिटेल में देखेंगे, जनाबाई और मुक्ताबाई तीनों थी जबकि रूप भवानी नहीं थी। तो इसी के साथ रूप भवानी को देख लेते हैं कि कौन थी आखिर ये रूप भवानी। तो दोस्तों ये 17वीं शताब्दी के एक महान कश्मीरी रहस्यवादी कवियत्री और संत थी। ठीक है, कवियत्री और संत थी। कश्मीर में अलकेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। अलकेश्वरी के नाम से इनको कहा जाना जाता था कश्मीर में। और उनका जो दर्शन था वो कश्मीरी शैव मत था। कश्मीरी शैव मत। ओके, और ये इन्हीं से प्रभावित थी, कश्मीरी शैव मत से। बस इनका इतना ही इसमें था। बाकी अब हम लोग चलते हैं वरकारी या वारकरी संप्रदाय से। तो वारकरी संप्रदाय को हम लोग देखते हैं दोस्तों अच्छे से। तो सबसे पहले बात करेंगे ये था क्या। ये दोस्तों वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रभावशाली भक्ति संप्रदाय था जो कि भगवान विट्ठल यानी विठोवा की पूजा करता था। विठोवा की पूजा करता था यानी विट्ठल भगवान की पूजा करता था। और इनके प्रमुख जो केंद्र रहे हैं, प्रमुख रूप से तो पंढरपुर में रहे हैं। पंढरपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही है। और इस संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें जाति, लिंग या ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, ये बात आ गई। तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित जो संत थे उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो उनको अगर देखें तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर की बात करते हैं। एक संत कौन रहे हैं? ज्ञानेश्वर, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, बुनियाद रखी। और दूसरे माने जाते हैं नामदेव। ये सीरियल वाइज कभी भी आ सकता है कि किससे संबंधित है। नामदेव ने इसका विस्तार किया था। और ये दोस्तों दर्जी थे, दर्जी। तो कुछ पद जो है इनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, तो इसलिए इनका नाम और सम्मान बढ़ जाता है। तीसरा एकनाथ है। एकनाथ ने इसको मजबूती दी। ठीक है, चौथा तुकाराम है। तुकाराम ये एक किसान थे दोस्तों, तुकाराम जी, और ये शिखर तक ले गए। इसमें देख रहे हो, कोई दर्जी है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई किसान है, मतलब जो एकदम गरीब आदमी रहता है वो सारे लोगों को मतलब इनमें स्वागत था। कोई जाति नहीं थी, कोई लिंग नहीं था, कोई भी ऊंच नीच थी। लिंग कैसे याद आया कि इसमें महिला संत भी होनी चाहिए तब। तो बिल्कुल थी दोस्तों। एक महिला संत के तौर पे हम देखते हैं कि जनाबाई थी। ये तो जनाबाई इन्हीं में लिखा है, महिला संत के तौर पे जनाबाई थी। और दूसरी एक मुक्ताबाई थी।
देखो महिला संत भी आ गई, कोई जात नहीं, कोई लिंग नहीं। ठीक है। एकनाथ ने 16वीं सदी के महान संत माने जाते हैं और भागवत पुराण का मराठी में भी अनुवाद किया है उन्होंने। ठीक है। तो भागवत पुराण का मराठी में अनुवाद किया है किसने? एकनाथ ने। वहीं जनाबाई की जब बात करते हैं तो संत नामदेव की शिष्या थी। नामदेव की शिष्या कौन थी? जनाबाई थी। एक साधारण दासी थी, लेकिन अभंग यानी भक्ति गीत जो इन्होंने लिखा है आज भी महाराष्ट्र में गूंजते हैं, आज भी इनके गीत गाए जाते हैं दोस्तों। वहीं जब मुक्ताबाई की बात होती है तो ये संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन थे। संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन मुक्ताबाई थी। बहुत कम उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और वारकरी संप्रदाय की में इनका स्थान बहुत ही ऊंचा माना जाता है। इन संतों के अलावा अगर बात करें तो महार जाति से थे संत चोखामल। संत चोखा मेला भी बोलते हैं, चोखा मल भी बोलते हैं। तो ये महार जाति से संबंधित थे तो वारकरी संप्रदाय में देखो कितने लोग आ गए। इनके अलावा संत सावता माली भी थी, संत नरहरि भी थे। हाँ, संत नरहरि का भी नाम आता है। और नरहरि क्या थे? सोनार थे। ठीक है। तो संत सावता माली भी थी। उन्होंने तो ये कहा है कि ये भी महिला थी सावता माली, और इन्होंने ये माना है कि जो मेरे खेत की प्याज है, मूली है, सब्जियां हैं, सब विट्ठल ही हैं, सब विट्ठल भगवान के हैं, कर्म ही पूजा है का दर्शन इन्होंने ही दिया था। ठीक। तो ये इतनी सारी चीजें वारकरी संप्रदाय से आई थी। लेकिन साथ में एक और संप्रदाय धारकरी धरकारी संप्रदाय भी आ जाता है। संप्रदाय, तो ये धरकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो महाराष्ट्र में ये भी थे। थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं इनका, बहुत ज्यादा नहीं। महाराष्ट्र के एक कह सकते हैं कि अत्यंत प्रभावशाली और गौरवशाली संप्रदाय रहा है ये। जहाँ अगर बारकरी बारकरी या बरकारी की बात करें तो भक्ति और शांति की बात करता है। भक्ति प्लस शांति की बात वारकरी संप्रदाय करते हैं। वहीं धरकरी संप्रदाय करते हैं भक्ति तो रहेगी लेकिन साथ में शक्ति होनी जरूरी है। और इनके संत के रूप में, मुख्य संस्थापक के रूप में समर्थ रामदास जी थे। समर्थ रामदास। और जो समर्थ रामदास थे दोस्तों, यही शिवाजी के भी गुरु थे। भक्ति और शक्ति। तो इस संप्रदाय ने के जो प्राण और आधार रहे हैं वो समर्थ रामदास ही रहे हैं। तो उन्होंने समाज को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संप्रदाय की नींव रखी थी। वहीं जब धरकरी की मतलब की बात करते हैं तो अर्थ शब्दार्थ की धनुष या शस्त्र धारण करने वाले को धरकारी बोला जाता है। इनका उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं था, बल्कि धर्म के साथ स्वराज की रक्षा के लिए तैयार भी रहना था। वही प्रभाव हम शिवाजी पर भी देखते हैं। इनके सिद्धांत के तौर पर भक्ति और शक्ति को का समन्वय करना था। पूरे भारत में उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों और व्यायाम शालाओं की स्थापना की। अक्सर देख रहे होंगे कि हनुमान जी के जहाँ मंदिर होते हैं बगल में पीछे एक व्यायामशाला भी होती है ज्यादातर जगह। और मुख्य रूप से ये राम के आदर्शों को मानते थे, राम उपासना करते थे। ठीक है। काफी डेप्थ में था ये दोस्तों। आज का लास्ट सवाल है और ये भी काफी अच्छा सवाल है कि औपनिवेशिक शासन में निम्नलिखित संदर्भों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि भाई लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु की थी उन्होंने। और वेलिजली का जो कार्यकाल होता है 1798 से 1805 के बीच में होता है।
इसका उद्देश्य था फोर्ट विलियम कॉलेज का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नए सिविल अधिकारी थे उनमें भारतीय भाषाओं, कानून, प्रशासन और संस्कृत का प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजें शामिल थी। दूसरा है कॉलेज के हेलीबरी में, कॉलेज के नहीं, इंग्लैंड के हेलीबरी में 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक है ये। इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज बाद में हेलीबरी कॉलेज के नाम से भी ये जाना जाने लगा था। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1798 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी। तो दोस्तों नींव एक टाइम फिक्स नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक तो माना जाता है, ठीक है। अपने जो कार्यकाल था इनका 1786 से था 1793 तक। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं, लेकिन अपने सेवा काल में ही इन्होंने सिविल सेवा की नींव भी डाली और इसके सुधार में काफी कुछ योगदान दिया। लेकिन ये फिक्स नहीं था कि 1798 में, और वैसे भी 1798 तक वो थे ही नहीं, क्योंकि 1793 तक ही थे, ठीक है। अगला है, तो मतलब सी गलत हो जाएगा। डी है भारतीय सिविल सेवा को प्रायः कॉपर फ्रेम बोला जाता है। हाँ हाँ, कॉपर फ्रेम तो नहीं बोला जाता दोस्तों, स्टील फ्रेम बोला जाता है। तो सबसे पहले जो स्टील फ्रेम बोले थे वो डेविड लॉयड जॉर्ज थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज इज द स्टील फ्रेम। भारत में भी इसको किसने कहा था ये आप बताइए। तो ये भी गलत हो गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया था। तो बिल्कुल दोस्तों नौकरी, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया था इसी मंशा से आया था, आधुनिकीकरण की भी नीति बढ़ा कराता है, क्योंकि इसका मानना था कि जो भारतीय होते हैं वो बड़े ही भ्रष्ट होते हैं और ये भी हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सिविल सेवकों के निजी जो व्यापार थे उनके लिए उनको रोकने के लिए वेतन में वृद्धि कर दी थी कि भाई अब व्यापार, निजी व्यापार ना करो, अपना काम करो। इसीलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कलेक्टर जो होता था उसका वेतन 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया, और कुल राजस्व जितना आता था डिस्ट्रिक्ट में 1% उसको अलग से दिया जाता था कमीशन के तौर पर। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के कुछ उपाय थे ताकि ज्यादा ना हो, इतना ही में ही काम चल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 5 सवाल को अच्छे से डिटेल में कर लिया है, और यूजीसी नेट 2025 का चालू हो गया है और लगभग 20 क्लास में हम लोग कर लेते हैं। छोटा छोटा होता है, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको एक रिदम भी बना रहता है और अच्छा भी लगता है कि आप PYQs कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। हाँ, हफ्ते में 2 या 3 क्लास हो जाएंगी, तो आराम से धीरे धीरे कर लेंगे। अभी टाइम है, आप अपना पढ़ाई करते रहिए, जो भी मदद हो सके आप कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।